हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्जाम के रिगार्डिंग आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा हिंदी की क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास डेली शाम 5 बजे आप सभी को प्रोवाइड की जाती है, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य एक दिवसीय सभी परीक्षाओं हेतु काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। और अभी तक काफ़ी सारी क्लासेस आपको हिंदी की प्रोवाइड करा दी गई हैं। तो जिन लोगों ने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं, स्टडी विद एम पर प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है, तो वहाँ पे आप विजिट करके अब तक के सारे क्लासेस को एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज़ का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज़ के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो देखिए, मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति को। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखिए, विद्यापति मैथिली और संस्कृत, मैथिली और संस्कृत के कवि थे। इसके अलावा ये संगीतकार, लेखक, दरबारी और राजपुरोहित थे। इन्हें मैथिल कोकिल या फिर मैथिली के कवि कोयल के नाम से जाना जाता है। विद्यापति भारतीय साहित्य की एक श्रृंगार परंपरा के साथ साथ भक्ति परंपरा के प्रमुख स्तंभों में से एक और मैथिली के सर्वोपरि कवि के रूप में जाने जाते हैं। और इन्हें बंगाली साहित्य, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें बंगाली साहित्य का जनक भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि बंगाली साहित्य का जनक किस कवि को कहा जाता है, तो ये कवि हैं विद्यापति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। तो देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं कौन कौन सी है? इनमें से रेणुका, कुरुक्षेत्र और रश्मि रथी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये सभी रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचनाएं हैं। ये ध्यान रखेंगे, ये सभी काव्य रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शेखर एक जीवनी किस लेखक की रचना है? देखिए, शेखर एक जीवनी ये रचना सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिनको अज्ञेय उपनाम से जाना जाता है, का एक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। ध्यान दीजिएगा, ये अज्ञेय का एक मनोविश्लेषणात्मक क्या है? उपन्यास है। और इसके दो भाग हैं। किस विधा की रचना है, ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है ये एक उपन्यास है। कैसा उपन्यास? मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास। और इसके दो भाग हैं। पहले भाग का प्रकाशन वर्ष 1941 में हुआ था, जबकि दूसरे भाग का प्रकाशन कब हुआ? वर्ष 1944 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, से अलग होना चिन्ह कौन से कारक का है? तो देखिए, से अलग होना ये चिन्ह कौन से कारक का है? अपादान कारक का। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। संप्रदान कारक की बात करें तो संप्रदान कारक के लिए कौन सा कारक चिन्ह होता है? को और के लिए। को के लिए ये संप्रदान के लिए कारक कारक चिन्ह होता है। और संबंध की बात करें तो संबंध का कारक चिन्ह क्या होता है? का, की, रा, रे, री, ये सभी संबंध के कारक चिन्ह होते हैं। ऐसे ही अधिकरण की बात करें तो अधिकरण का कारक चिन्ह होता है मैं, पर। अपादान का कारक चिन्ह हो गया से अलग होना। तो ये आपको याद रखना है। और कारक चिन्हों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। और इन्हें परसर्ग भी कहा जाता है। परसर्ग भी किन्हें? कारक चिन्हों को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? देखिए, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अद्भुत रस में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है आश्चर्य, इसके अलावा विस्मय। आश्चर्य और विस्मय स्थायी भाव होता है किसमें? अद्भुत रस में। ये आपको याद रखना है। और हास्य की बात करें तो हास्य में
हास जो होता है ये स्थायी भाव होता है, शांत रस में निर्वेद स्थायी भाव होता है, जबकि विभत्स में कौन सा, जुगुप्सा, जुगुप्सा स्थायी भाव हो जाएगा। और देखिए रसों से क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं ये भी आपको याद रखना है। तो एक तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्थायी भाव बताइए, इस रस में कौन सा स्थायी भाव है। और आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए रसों की संख्या कितनी है, हिंदी में रसों की संख्या कितनी होती है। तो रसों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है, आपको याद रखना है। और आपसे पूछा जाए कि स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है, तो 9 रस होंगे तो 9 स्थायी भाव भी होंगे। और रसराज किस रस को कहा जाता है, ये तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो रसराज किस रस को कहा जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। रसराज कहा जाता है किस रस को, श्रृंगार रस को। तो इस तरीके के क्वेश्चन रसों से पूछे जा रहे हैं आयोग के द्वारा, इनको जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संस्कृति का विशेषण है। तो संस्कृति का विशेषण यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सांस्कृतिक। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता यानी कि गुण, दोष, संख्या, परिणाम जिन शब्दों द्वारा बताई जाती है वे विशेषण कहलाते हैं। तो ऐसे ही अधिकार का विशेषण करें, अधिकार शब्द का विशेषण आपसे पूछा जाए कि क्या हो जाएगा, क्या होता है अधिकार शब्द का विशेषण, आधिकारिक। तो आपको भी पता रहना चाहिए, आपको अपना राइट आंसर लगाना है। अधिकार का क्या हो जाएगा, आधिकारिक हो जाएगा। ऐसे ही ओज का क्या हो जाएगा, आप कमेंट करके बताएंगे। ओज का विशेषण क्या होगा। देखिए ओज का विशेषण होता है ओजस्वी। ऐसे ही ऊपर का क्या होगा, ऊपर का हो जाएगा आपका ऊपरी। और आयु का पूछा जाए, आयु का आपसे विशेषण पूछा जाए तो आयु का विशेषण क्या हो जाएगा, आयुष्मान। तो आपको याद रखना है विशेषण शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिणाम जिन शब्दों के द्वारा बताई जाती है वे आपके विशेषण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुण, दोष, रंग, आकार, दशा आदि का बोध कराने वाले विशेषण कहलाते हैं। तो देखिए गुण, दोष, रंग, आकार, दशा आदि का बोध कराने वाले विशेषण क्या कहलाते हैं। जिन लोगों को आंसर आ रहा है कमेंट करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो देखिए आपको मैंने बताया कि संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता जिन शब्दों द्वारा बताई जाती है उन्हें कहा जाता है विशेषण। और विशेषण के कितने भेद होते हैं, देखिए विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है आपका सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण। दूसरा होता है गुणवाचक। तीसरा होता है संख्यावाचक। और चौथा होता है आपका परिमाणवाचक। तो सार्वनामिक विशेषण किसे कहा जाता है, सार्वनामिक विशेषण की बात करें तो जो सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जो सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। और सार्वनामिक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से ये 2 प्रकार हैं, देखिए एक होता है आपका मौलिक सार्वनामिक विशेषण, मौलिक। दूसरा होता है यौगिक। यहाँ पे इरेज हो गया है, मैं दोबारा से लिख देती हूँ। जो आपके विशेषणों के भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं विशेषणों के, 4 भेद होते हैं। पहला होता है आपका सार्वनामिक, दूसरा हो गया आपका गुणवाचक, तीसरा हो गया आपका संख्यावाचक और चौथा हो जाएगा आपका परिमाणवाचक। तो सार्वनामिक विशेषण की सबसे पहले बात करें तो सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, जो सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। और सार्वनामिक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है मौलिक, दूसरा होता है यौगिक। तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण कौन कौन से होते हैं, यह, वह। और यौगिक कैसे होते हैं, ऐसा,
जैसा, वैसा, ये सभी आपके यौगिक सार्वनामिक विशेषण होंगे। तो ये आपको याद रखना है। ऐसे ही हम गुणवाचक की बात करें तो गुणवाचक क्या होते हैं? जिनके माध्यम से संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के गुण दोष का बोध हो, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि लंबा, चौड़ा, ऐसे ही लाल, पीला, ताजा, सूखा, नया, पुराना। तो ये आपको याद रखना है। तो क्या हो जाएगा? गुण, दोष, रंग, आकार, दशा, ये सभी दिए हुए हैं किसमें? गुणवाचक में। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गुणवाचक। ये आपको याद रखना है। जिनके माध्यम से संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के गुण दोष का बोध हो वे गुणवाचक कहलाते हैं। जैसे कि लंबा, चौड़ा, लाल, पीला, ताजा, सूखा, नया, पुराना। तो ये सभी आपको दिए हुए हैं। इसमें देखिए गुण, दोष, रंग, आकार, दशा, ये क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो ये आपका कौन सा विशेषण हो जाएगा? गुणवाचक, यानी कि जो सर्वनाम शब्द जिनके माध्यम से संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के गुण दोष का विशेष गुण दोष का क्या होता है? बोध होता है, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। ऐसे ही बात करें संख्यावाचक की, तो संख्यावाचक क्या हो जाएंगे? देखिए, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा व सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, जैसे कि 4 आदमी। तो ये आपको याद रखना है, ये हो जाएंगे आपके संख्यावाचक विशेषण। और संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं। एक तो निश्चित होता है, दूसरा निश्चित हो जाएगा। एक तो दूसरा अनिश्चित होता है, जो कि निश्चित नहीं होता है। अनिश्चित में कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे कि 5 आम हो गए, 20 रुपये हो गए, 100 रुपये। ये निश्चित राशि होती है, यानी कि निश्चित संख्या होती है। और अनिश्चित, जिसकी कोई निश्चित संख्या ना हो, जैसे कि कुछ आम खाए, सब कुछ खो दिया, कई आदमी आए थे, तो कोई निश्चित संख्या यहाँ पे नहीं है। तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ऐसे ही परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। परिमाणवाचक किसे कहा जाता है? जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा, नाप, तौल का ज्ञान हो, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। इसके भी 2 भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में कितने कितने आ जाएंगे? जैसे कि 100 लीटर तेल, इसमें नाप तौल की मात्रा होती है। तो किसमें क्या होता है वो थोड़ा सा आपको आइडिया रहेगा तो आप करेक्ट कर सकते हैं विशेषणों से, जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं। तो 100 लीटर तेल, 10 किलो चावल, नाप तौल याद रखना है। साथ ही साथ उसकी निश्चित वाले में मात्रा निश्चित होगी, और अनिश्चित वाले में थोड़ा दूध, इतना दूध और थोड़ा सा घी, तो इसकी कोई निश्चित मात्रा नहीं होगी। निश्चित और अनिश्चित में ये आपको ध्यान रखना है। तो सभी आपको क्लियर हो गए होंगे, जितने भी आपके विशेषण हैं। 4 भेद होते हैं विशेषण के: सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर था गुणवाचक विशेषण, जिनके माध्यम से संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के गुण दोष का बोध हो, गुणवाचक विशेषण ये कहलाते हैं। जैसे कि लंबा, चौड़ा, लाल, पीला। तो लंबा, ये क्या हो गया? गुण हो गया। दोष हो गया, रंग हो गया, आकार हो गया, दशा हो गया, ये सभी गुणवाचक में आते हैं। तो गुणवाचक आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको परिमाणवाचक, संकेतवाचक और संख्यावाचक से क्वेश्चन आए तो आप करेक्ट कर सकते हैं। अगला देखेंगे, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं ये क्या कहलाते हैं? ये सर्वनाम कहलाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, हिंसक विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। हिंसक विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? हिंसा। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, स्वयं अपने आप अपना सर्वनाम है। तो देखिए, स्वयं अपने आप अपना, ये सर्वनाम कैसे सर्वनाम है? ये है आपका निजवाचक सर्वनाम, ये आपको याद रखना है। और निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? यह सर्वनाम स्वयं के अर्थ में प्रयुक्त होता है। वक्ता स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आप, स्वयं, खुद, स्वतः, अपने आप, अपना, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे? निजवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। अगला देखेंगे, पयस्विनी का पर्यायवाची शब्द है। पयस्विनी का पर्यायवाची होता है नदी। और इसके अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हो जाएंगे? नद, नदिया, प्रवाहिनी, इसके अलावा तटिया, ये इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। ये
याद रखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यशोगान का संधि विच्छेद है। यशोगान का संधि विच्छेद क्या होता है? यशः धन गान, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और ये किस संधि का उदाहरण है पूछा जाए तो आपको देखने से ही पता चलेगा कि ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खेत रहना का अर्थ है। देखिए, खेत रहना का अर्थ बताना है तो खेत रहना का अर्थ होता है मारा जाना। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को आप सभी लोग शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सेशन रहता है और डेली आपको यहाँ पे एक एक क्वेश्चन डिटेल में बताया जाता है ताकि आप कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाए तो आप करेक्ट करके आएँ। तो आप सभी लोग इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इसके लिए आप सभी लोग ऐसे इंटरेस्टिंग क्लासेस के लिए स्टडी विद एम को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन लोगों ने अभी भी नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब। और रात को 8 बजे आज आपको प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। कल ही मिलने वाला था लेकिन थोड़ी सी कनेक्टिविटी की वजह से वो क्लास नहीं आ पाई, तो आज आपकी वो क्लास मिलेगी। तो आप सभी लोग उसके लिए तैयार रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूरदास किस काल के कवि हैं? तो देखिए, सूरदास जो हैं ये हैं भक्ति काल के कवि। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सूरदास पुष्टि मार्ग संप्रदाय के अष्टछाप कवियों में से एक थे, और सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। ये ध्यान रखेंगे, अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है। और आपसे पूछा जाए कि सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि थे, तो ये आपको याद रखना है। सूरदास कौन सी धारा के? कृष्ण काव्य धारा के, कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे। और एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे भक्ति काल से रिलेट करके कि भक्ति काल के किस कवि को जाति कवि कहा जाता है? ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो किस कवि को भक्ति काल के किस कवि को जाति कवि कहा जाता है? तो ये याद रखना है आपको, ये कहा जाता है तुलसीदास को, तुलसीदास को। तो आपसे भक्ति काल से रिलेट करके ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तो जातीय कवि कहा जाता है किसे? तुलसीदास को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सादृश्य के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना किस अलंकार का लक्षण है? तो देखिए, सादृश्य के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना ये है भ्रांतिमान अलंकार का लक्षण। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, जब उपमेय को भूल से उपमान समझ लिया जाता है वहां पर आपका भ्रांतिमान अलंकार होता है। यानी कि इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं आप कि जब भ्रमवश किसी एक चीज को देखकर उसके समान किसी अन्य वस्तु का भ्रम हो जाता है वहां पर आपका भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भ्रांतिमान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को भारत संघ की राजभाषा कहा गया है? तो देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में? ये अनुच्छेद है आपका 343। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को भारत संघ की राजभाषा कहा गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। और संविधान के अनुच्छेद 344 की बात करें तो 344 में राजभाषा आयोग व संसद की समिति का उल्लेख किया गया है। और हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा कब घोषित किया गया? 14 सितंबर को। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया था। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये आप सभी को पता ही होगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो इनमें से तत्सम शब्द क्या है आपका? अश्रु। और अश्रु का आपसे तद्भव शब्द पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा? आंसू। तो ये आपको याद रखना है। तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम आज भी ज्यों का त्यों अर्थात उसी रूप में करते हैं। तो संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम आज भी उसी रूप में करते हैं ये तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तद्भव क्या कहलाते हैं? संस्कृत के ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति तो कहाँ से हुई है? संस्कृत से हुई है, पर वो अपभ्रंश पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण बदल गए हैं। तो ऐसे शब्द आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो अश्रु का तद्भव हो जाएगा आंसू। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से तुम चंदन हम पानी निबंध संग्रह के निबंधकार कौन है? तो देखिए, इनमें से तुम चंदन हम पानी निबंध संग्रह के निबंधकार बताने हैं तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? विद्या
निवास मिश्र। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से एकमात्र सहारा अर्थ किस मुहावरे का है? तो देखिए एकमात्र सहारा किस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा? अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं वाक्य में परसर्ग चिन्ह किस कारक का है? तो देखिए परसर्ग किन्हें कहा जाता है? कारक चिन्हों को ही परसर्ग कहा जाता है ना। कारक जो होते हैं, मैंने बताया कारकों को ही क्या कहा जाता है? परसर्ग कहा जाता है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वाक्य में कारक बताना है कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कारक कौन सा हो जाएगा? अपादान कारक, क्योंकि वृक्ष से अलग हो रहा है पत्ता, तो से अलग विभक्ति चिन्ह किस में होता है? अपादान कारक में होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।